नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह के आवास पर। डॉक्टर रामेश्वर सिंह कोई पहचान की मुहताज नहीं है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह अभी बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में कूद पड़े हैं। 105 विधानसभा से ये अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पुरलस पार्टी द्वारा इन्हें टिकट दिया गया है। पहले ये पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद इन्हें टिकट मिला है और डॉक्टरी छोड़, जैसे कि चर्चा आ रही है बाजार में लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर डॉक्टरी छोड़ के राजनीति में आ गए। हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी के पास पहुंचे हुए हैं और इनसे बात करते हैं, तभी पता चलेगा कि आखिर डॉक्टर रामेश्वर सिंह किस कारण राजनीति में आए हैं और क्या इनकी सोच है, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या विकास देखना चाहते हैं। क्योंकि इसी 105 विधानसभा क्षेत्र में ये काफ़ी अरसे से हैं। कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद निरंजन जी। सबसे पहले तो मैं ये कि मैंने डॉक्टरी छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, ना छोड़ने वाला हूँ। डॉक्टरी मेरे रोजी रोटी का साधन है और मैं डॉक्टर हूँ और रहूँगा। जीतूँ हारूँ वो दूसरी जगह है। जीतूँगा तब भी डॉक्टर रहूँगा और नहीं जीतूँगा तब भी डॉक्टर रहूँगा। और उसके साथ साथ मैं, आप सबको मालूम है कि 12-13 साल से मैं सिवान में हूँ। डॉक्टर के साथ साथ मैं एक हमेशा समाज सेवी रहा हूँ। अपने स्तर से जो भी मेरी औकात रही उस हिसाब से मैंने हमेशा समाज के लिए कुछ करने की कोशिश की है। आपको जान के बड़ा मैंने ऐसे, आप पूछ रहे हैं तो बता दें कि हमने इस सिवान में अभी तक 10,000 लोगों का हड्डी का ऑपरेशन किया है, पैसा लेके किया है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का फ्री में ऑपरेशन किया है। किसी ना किसी, कभी कोई मीडिया कर्मी, चाहे कोई राजनेता ही हमको बोला कि गरीब आदमी है, चाहे कभी हमको खुद भी देख के लगा कि ये बहुत गरीब है, अगर हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो घर जाके मर जाएगा, चाहे इसका नहीं ऑपरेशन होगा। उस तरह के लोगों का ऑपरेशन किया है। मैंने 200 गाँवों में फ्री में विलेज हेल्थ कैंप किए हैं। मैंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एक रूप में चाहे दूसरे रूप में फ्री में कंसल्टेशन दिया हुआ है। और मैंने 5,000 से ज़्यादा ग्रामीण चिकित्सकों को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया है, जिसमें एक ट्रेनिंग जो एम्स पटना के साथ मिलकर हम लोगों ने किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट एड का ट्रेनिंग था, जिसमें एक साथ हम लोग 3,000 लोगों को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिए थे। और इसके साथ साथ भी मैं बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़, लायंस क्लब का मैं चार्टर्ड सेक्रेटरी रहा हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन उसका भी एक एक्टिव मेंबर रहा हूँ। और इस संस्थाओं के साथ मिलके फिर से दूसरी एक संस्था है यहाँ पे सिवान में, 2 ब्लड डोनेशन क्लब है, एक सिवान ब्लड डोनर क्लब, एक डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर सोसाइटी। इन दोनों के मैं एक पैटर्न मेंबर की तरफ भी काम किया हूँ। तो समाज सेवा मैं पहले भी करते रहा हूँ और मन में एक हमेशा ये रहता था कि सिवान ने बहुत कुछ दिया है जी मुझे। आप लोग तो शुरू से मेरे से जुड़े हुए हैं, आप लोग को मालूम होगा कि मैं कुछ लेके सिवान में नहीं आया था, एक बच्चे, और सिवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैंने अपनी ज़रूरतों से, भगवान ने शायद मुझे बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो अगर मैं सक्षम हूँ और समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि राजनीति से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। लोग पूछते हैं कि डॉक्टरी तो खुद ही समाज सेवा का एक साधन है, लेकिन डॉक्टरी में हम केवल एक मरीज की ही सेवा कर सकते हैं, चाहे उस तरह से ढंग से कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में एक सच्चे सोच वाले, एक अच्छे सोच वाले सभ्य लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ा सेवा हम कर सकते हैं। और राजनीति को मैं समाज सेवा का ही एक मंच समझ के इसमें आया हुआ हूँ। और मुझे आशा है कि मेरे जैसे लोगों को आने से बहुत सारे लोगों में, जो लोग सभ्य हैं, शिष्ट हैं, उनको एक आशा की किरण जगेगी कि नहीं भाई, राजनीति अभी भी उतना गंदा नहीं है जितना है, और चीज़ें गंदी नहीं हैं। भले ही लोग इसको गंदे रूप से देखते हैं, चाहे गंदा समझते हैं। अगर ये सचमुच गंदा रहता तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इस फील्ड में नहीं होते। तो अगर इसमें गंदगी भी है तो उसको सुधार करने के लिए भी आगे आना पड़ेगा। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग का जगह है, और फिर हम केवल ये गाली देते रहें कि समाज, राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी है, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने भी बहुत हिम्मत जुटा के तरह से देखा जाए
क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे हमारी माताएं, हमारी घर की जो औरतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि कोई पॉलिटिक्स में आए। अब रीज़न क्या है वो ज़्यादा सभी माताएं जो देख रही होंगी वो समझ सकती हैं, लेकिन हमने भी अपने एक तरह से कहा जाए तो बड़ा समझा बुझा के सबको कि नहीं, चीज़ें बदल रही है और सबको अपनी आहुति देनी है, समाज को परिवर्तन की ज़रूरत है। और मैं आया हूँ और सोच यही है कि कुछ नया किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, समाज को एक नया मार्गदर्शन किया जाए ताकि आने वाली नस्लें जो हैं, ऐसा नहीं है, जो सच्चे लोग हैं उनको एक जगह मिले राजनीति में। राजनीति गंदा है, ठीक है, आप कह रहे हैं राजनीति गंदा है, लेकिन फिर भी आप आए हैं, कुछ हिम्मत जुटा के आए हैं। 105 विधानसभा, जिस क्षेत्र से आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या कुछ इसमें आपने कमी देखा कि आप लोगों की सेवा करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं? देखिए, एज ए डॉक्टर मैंने काम करते करते ना, देखिए हम लोग बहुत न्यूट्रल, डॉक्टर हमेशा न्यूट्रल रहता है। डॉक्टर किसी एक कम्युनिटी, किसी एक विचारधारा का नहीं है। जब भी हमारा सभी से बहुत ही अच्छा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसी के भी, क्योंकि सबकी सेवा किया है मैंने, सबसे हाँ मैंने जब आया है तो इज्जत दिया है, लेकिन मन में हमेशा कुछ चीज़ों की व्यथा रहती थी, कष्ट रहती थी, जो एज ए डॉक्टर मैं कभी व्यक्त नहीं कर पाया। मैं अपने अंदर की जो एक नहीं रहती भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि डॉक्टर से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर को ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा एक बात का कष्ट होता है। मैंने बहुत बार बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास अपने कुछ व्यक्तिगत वर्क के लिए गया, तो मैंने यही देखा ना कि पॉलिटिशियंस मीन्स क्या, पॉलिटिशियन मीन्स जाइएगा ना तो काम कराने के लिए, तो यही हुआ कि डॉक्टर साहब चल जाइए, उनका से बात हो गई बा, जाके 5000 रुपया दे दें, हो जाए और काम। मुझे इस चीज़ से बड़ा मैंने कष्ट होता था जी। मेरी अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने एक दो चीज़ें और भी देखी। देखिए, जनता के ही मत से कोई जनार्दन बनता है, कोई नेता बनता है। और मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन में, मैं नाम नहीं देना चाहता मैं किसी का, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने के लिए आए हुए हैं, पॉजिटिव बात करने के लिए आए हैं। मैंने देखा कि लोगों में बड़ा अकड़न रहती है जी। आप जाइए ना तो मैंने वो फील होता है जी। देखिए, हम लोग तो दिन भर आदमी में रहते हैं, हम लोग बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकते हैं कि सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है। आप अपने मुंह से ना बोलिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से हम आपको बता देंगे कि आप, ये अकड़न खत्म होनी चाहिए। राजनेता को राजनेता आम जनता बनाई है। और मुझे ऐसा कितना बार फील हुआ कि जैसे मेरे जैसा एक संपन्न आदमी के साथ इन लोगों का ऐसा व्यवहार रहता होगा, तो आम आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे। ये मन में भाव रहता था, एक कष्ट होता था। अब भी जैसे बहुत सारा काम है, जैसे अभी पूरा अगर आप देखेंगे आधा सीवान पानी में डूबा हुआ है। कोई भी भले ही किसी पार्टी का हो, किसी भी मत को मानने वाला हो, लेकिन आप कुछ भी हैं, आपको घर से बाहर निकलना है तो छपर छपर करके ही बाहर निकलना है। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता? इस पानी से क्या आप मुक्ति दिलाएंगे जनता को? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सीवान की जनता के सामने ये आह्वान करता हूँ कि अगर मैं जीत गया और 5 साल बाद सीवान के किसी कोने में ये पानी की समस्या रह गई, तो अगली बार इलेक्शन में मैं मुंह दिखाने नहीं आऊँगा। और ये संभव है जी, इसका सॉल्यूशन संभव है। कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी के कारण से ये चीज़ें नहीं हुई है। आप हमारे ही बस्ती के पीछे देखिए, वो मैंने लगभग कितने परिवार, वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैंने उन लोगों को बोला कि भाई एक बार हम लोग के देखी लोगी, अगर ना करें तो। और ऐसा नहीं है केवल हमारे घर के पीछे में ही है, सीवान का जो बड़े बड़े लोग जिसको बोला जा सकता है, बड़े बड़े नेताओं जो यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टों पे रहे, उनके घर के सामने भी पानी लगा हुआ है। सर, आप ही के दरवाजे के भी सामने पानी लगा हुआ है? हमारे रोड के सामने पानी लगा हुआ है जी। तो ये थोड़ा सा मन में कष्ट होता है जी, पीड़ा होती है। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं क्योंकि बाहर से पढ़ा, महाराष्ट्र से मैंने अपना MBBS MS किया, क्योंकि वहाँ पे सभी मेरे को रामू बोलता था, सब जो भी दोस्त थे। जब उसको पता चला कि मैं राजनीति में आया हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सब फ़ोन करके, अरे रामू तू क्या कर रहा है रे, तेरे को तो लूट लेगा लोग, सब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। घर में भी कोई नहीं रेडी था जी कि मैं चुनाव लड़ूँ। बड़ा हिम्मत करके बाहर निकला हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा इंसान भी अगर हिम्मत करके बाहर नहीं निकल सकता है, तो कहीं ना कहीं इस समाज की विफलता है। और अगर मैं भी नहीं निकलता हूँ तो मैं कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक
गरीब आदमी, एक जो वंचित आदमी है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। अगर मेरे में भी ये ताकत नहीं है तो। फील्ड में आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? लोग किस तरह पसंद कर रहे हैं आपको? अच्छा लग रहा है जी। मैं बड़ा एक कृतज्ञ हूँ भगवान का, उस जनता का। देखिए, चीज़ें तो मैंने एक डिफ़िकल्ट चीज़ें चूज़ किया है, लेकिन मैं जब जाता हूँ तो बड़ा ही ऊर्जा मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलता है। लोग बदलाव चाहते हैं। एक तो मतलब बिल्कुल पक्का है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग ऊब गए हैं ये नकली नेताओं से। जब बाढ़ आता है, त्रासदी जब भी आती है, तो आप सिवान जिले के जगहों को छोड़कर आप सीधे गोपालगंज में जाकर लोगों की मदद करते हैं। राहत सामग्री हो या कुछ भी हो, वो आप गोपालगंज में ही जाके देते हैं, जैसे बरौली, जो खबरें हमेशा आती है। ऐसे में आप सिवान को छोड़ के गोपालगंज मदद, तो गोपालगंज से फिर आपने अपनी भाग्य को आजमाइश क्यों नहीं? देखिए, एक तो पहला चीज़ की ये बात तो सही है कि मैं गोपालगंज, क्योंकि गोपालगंज बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है, एक पहला रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है कि मेरा गांव भी उधर साइड में पड़ता है, समझे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ ओरमा जस्ट बगल में एक गांव है, और वहाँ पे क्योंकि वो दहा नदी के जस्ट किनारे में है, एक टोला था, वहाँ पे भी जाके हम लोगों ने वर्क किया। भगवानपुर में पिछली बार जो ये हुआ था, तो वहाँ पे भी मैंने जाके वर्क किया था। और तो ऐसा नहीं है कि केवल गोपालगंज, ये बात बिल्कुल सही है कि गोपालगंज में मैंने ज़्यादा किया है इधर, क्योंकि गोपालगंज में ज़्यादा त्रासदी भी होती है। दूसरा एक आपका सवाल कि हमने गोपालगंज में, चाहे वहाँ पे भी, देखिए मैं राजनीति करने के लिए नहीं हूँ। ये राजनीति में मैं एक प्रयोग भी कर रहा हूँ कि क्या राजनीति में बिना कास्ट के, बिना जाति के, बिना रिलीजन्स के, केवल अपने व्यक्तित्व के दम पे चुनाव लड़ा जा सकता है कि नहीं। क्योंकि जब मैं पार्टी ज्वाइन किया, मेरे लिए गोपालगंज सिवान का कोई भी सीट ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं ऑप्शन देता और वहाँ पे मुझे टिकट नहीं मिल जाता। मैं भी चाहता तो दरौंदा में कर सकता था, रघुनाथपुर में कर सकता था, मैं चाहता तो जीरादेई में कर सकता था। मैं बरौली में रहने वाला हूँ, और वो हमारे अगर जाति विशेष की अगर बात कहा जाए तो उसमें बाहुल, और वहाँ पे भी मैंने ऐसा नहीं है कि मेरा वहाँ पे नहीं है। मुझे लगा कि सिवान की धरती ने, सिवान की जनता ने मुझे इस लायक बनाया है। और एक मिथ भी समाज से ये तोड़ना कि कहीं ना कहीं कि क्या सचमुच जाति के हिसाब से ही, धर्म के हिसाब से ही लोग वोट देते हैं, इस चीज़ को भी अगर मैं ये अगर चुनाव जीतता हूँ, अगर जीत पाता हूँ, ये तो जनता जनार्दन तय कर, तो ये बहुत बड़ा संदेश होगा केवल ये बिहार के लिए नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे, कि नहीं, आज का युवा, आज के बिहारी इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। सूचना आई थी कि पुरलस पार्टी को आपने चुना, और भी पार्टी को आप चुन सकते थे, पुरलस पार्टी ही क्यों आपने चुना? देखिए, अभी एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा प्लूरल्स के थॉट्स के, देखिए हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये विश्वास नहीं होगा कि बड़ी पार्टियां छोड़ दें, जैसे बीजेपी को छोड़ दें, जेडीयू को छोड़ दें, राजद को छोड़ दें, क्योंकि ये मुख्य धारा की बड़ी पार्टियां हैं, इनको छोड़ के बाकी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसकी टिकट के लिए मुझे ऑफर नहीं मिला। ये प्लूरल्स के बाद ही मिला, पहले नहीं मिला था। एक चीज़, प्लूरल्स जैसी पार्टी नहीं होती ना, तो हमारे जैसे लोग कभी पॉलिटिक्स में आते नहीं जी। सिवान में आपको श्री साईं हॉस्पिटल सबसे बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे इसके पहले कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। बिल्कुल, समझे नहीं, यहाँ पे जो भी हम दीवार बनाएंगे ना वो दिखेगा। तो एक तो पहला चीज़, और यहाँ पे हम लोग का सबसे बड़ा ह्यूमन जो मैन पावर जो है, हम लोगों के मजदूर, हम लोगों के लोग जाके दिल्ली बम्बे को रोशन किए हुए हैं जी। अगर हम लोगों के पास हमारी सरकारों की नीयत सही रहे, नीयत साफ रहे, तो हम लोग वो चीज़ें क्यों नहीं कर सकते हैं। जिस धरती पे हम अभी बैठे हुए हैं, हमारी मैडम बोलती हैं, वो दुनिया का सबसे उर्वरक धरती है। मैंने महाराष्ट्र में, मैंने गुजरात में काम किया है जी। वो ज़मीन नहीं है, वो पत्थर है, वो पत्थर पे लोग किसानी करते हैं। हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ मिट्टी पे खड़े हैं, जो दुनिया की सबसे उर्वरक, ये गंगा की तराई धरती है, सबसे उर्वरक। हमारे जितने भी, जिसको लोग अभिशाप बोल रहे हैं, ये वरदान हो सकता है। जो हमारी जितनी नदियां हैं, जो आज अभिशाप है, कल के दिन ये टूरिज्म का कितना बड़ा केंद्र हो सकता है। अरे गुजरात में चले जाइए, गुजरात में आदमी को पीने के लिए पानी नहीं, गांव-गांव में टैंकर से पानी जाता है, लोग बर्तन बर्तन में लेते हैं। और वहाँ पे लोग जंतु को, जानवरों को इतना पानी पिला के, चाहे जो भी खिला के, इतना दूध पैदा कर देते हैं, जो पूरा इंडिया को ही नहीं, अमूल के माध्यम से पूरे विश्व में वो दूध जाता है। क्या ये बिहार में नहीं संभव है? ये सहकारिता की क्रांति, ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ मैन पावर की भी जो कमी नहीं है। आज
हमारे मैन पावर दूसरे जगह से लात जूता खा के बेइज्जत हो गए। कोई नहीं चाहता है जी कि हम लोग घर से बाहर जाके काम करें। कोई माताएं नहीं चाहती हैं कि हमारा हस्बैंड अरब में जाके काम करे। मर जाने के बाद से लाश भी नहीं आता है, आता भी है तो किस अवस्था में आता है आप सबको मालूम है। लेकिन मजबूरियां हैं, और ये मजबूरियां इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व सही हाथों में नहीं है, और हम खाली नेतृत्व को भी गाली देते रहें तो ये सही नहीं है। ये नेतृत्व को हमने ही चुना है। ये बदलाव का समय है। पानी भी एक जगह रहता है ना तो धीरे धीरे गंदा हो जाता है, उसमें बहाव, उसमें मोशन जरूरी है, और ये बदलाव का समय है। मुझे लगता है कि अगर बिहार एक बिहारी होने के कारण से कि मुझे भी अपनी आहुति देनी चाहिए इस यज्ञ में। ये यज्ञ है और इस यज्ञ में मेरी भी कुछ आहुति जानी चाहिए, और यही सब सोचते हुए मैंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया। फेसबुक के मित्रों से आपने परमिशन लिया था कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए, यह आपने लिख के एक पोस्ट किया था। तो उस पोस्ट के बाद ही आपने अपना निर्णय लिया या पहले से कोई विचार बनाए थे आप? एक्चुअली देखिए, प्लूरल्स पार्टी मेरे संपर्क में पिछले 3 महीने से है। एक आम आदमी शायद जो देख रहा होगा उसको ये चीज़ से कोरिलेट कर पाएगा। उसने जब ऑफर दिया ना तो नहीं हिम्मत हुआ जी उस वक्त। मुझे लगा कि एक बार, एक नहीं रहता मन डोलना, उसने बोला तो मेरा मन डोला, लेकिन घर में कोई नहीं इच्छा था। मैंने सोचा कि एक बार फेसबुक पे डालते हैं, लोगों से जानने की राय लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 60% 70% लोगों ने हाँ बोला, लेकिन 30% लोगों ने ना बोला। जिन्होंने ना बोला वो मेरे बहुत क्लोज थे, बिल्कुल वो लोग क्लोज लोग थे। और मुझे लगता है मैंने सबसे पर्सनली बात किया तो उन लोगों का ना कहने का एक ही कारण था ना कि डॉक्टर साहब, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मुझे प्रेम करते थे इसलिए ना बोले कि इस झमेला में मत पड़ी, लूट लिया से रोक के बर्बाद कर देगा सब, ये सब समझे नहीं, आपके लिए नहीं है पॉलिटिक्स। और ये उसी तरह की बात है जो मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो दे यूज टू लव मी, वो प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते हैं, उनके लिए जमाने से कोई मतलब नहीं है, उसका पूरा दुनिया मेरे लिए है। बलिदान देना पड़ता है, बलिदान देना, बिना बलिदान दिए अगर हम, तो फिर मेरा हक नहीं है जी किसी को गाली भी देने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ कि मैं किसी को केवल गाली दे दूं और जब आपकी बारी आई तो आप डर के दुबक के बिली में घुस जाएं। और बड़ा माना एक नहीं रहता है, ये फाइट फ्रॉम इनसाइड, अपने अंदर भी एक लड़ाई लड़ रहा था मैं कि मैं अपने विचारों के प्रति, ये कि हमारी भी जवाबदारी है। फिर 50 तरह की बातें, फैमिली का, ये फ्यूचर की क्या होगा, बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, मैंने ये आप शायद कोई होगा तो वो समझ पाएगा मेरी भावनाओं को, ये अंदर एक लड़ाई। और फिर मुझे लगा, फिर कुछ दोस्तों का, किसी का मोटिवेशन भी आया कि डॉक्टर साहब, फिर लगा कि यार मेरे जैसा आदमी भी जो जिसको मुझे लगता है कि ज़रूरतें का तो कोई और पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है जी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भगवान ने मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा दिया हुआ। अगर मेरे जैसा आदमी भी बाहर निकल के नहीं कुछ बोल सकता है तो शायद किसी दिन मुझे ऊपर जाना होगा, वो भगवान मेरे से पूछेंगे, हो सकता है वो कोई अवसर दे रहे हों, तो मैं उनको जवाब क्या दूंगा। चाहे जिस दिन मैं बूढ़ा हो जाऊं और उस दिन लगे कि साला एक दिन मौका मिला था, ऐसा एक मौका मिला था कि मैं भी कुछ कर सकता था और मैं बिली में घुस गया, अभी तो ये अच्छा नहीं है। और मैं शायद अपने आप को उस वक्त, मरते वक्त अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँ। ये जीत हार दूसरी बात है, हो सकता है कि मेरा सब कुछ लूट जाए, इसमें मैं बर्बाद हो जाऊँ, मेरा क्लिनिक बर्बाद हो जाए, चाहे लोग मुझे टारगेट कर दें, लेकिन मुझे अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस है कि भगवान चाहे लोग ले जाके हमारे बाल बच्चे के साथ हेलीकॉप्टर पे चढ़ा के कहीं दुनिया के किसी कोने में फेंक देंगे ना, तब भी मेरे में वो हुनर है कि मैं अपने बच्चों को अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी काट सकता हूँ, वहाँ पे भी जहाँ पे मैं उनकी भाषा भी नहीं समझता हूँ। मेरे में वो हुनर है हाथ में। कहा जाता है किसी भी घर को संवारने के लिए, सजाने के लिए, बनाने के लिए महिला, माँ, बहन, पत्नी का सबसे बड़ा अहम योगदान होता है। आप सर पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आने के पहले आप डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं आप। जो मुझे पता है आप हर जगह अपनी पत्नी से एक बार जरूर बात करते हैं, क्योंकि उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जीवन भर साथ देने वाली महिला है, वो आपके साथ देंगी। ऐसे में आप राजनीति में जब एंट्री किए
तो क्या आप अपनी पत्नी से बात किए थे? बिल्कुल बिल्कुल बात किया था जी। अगर मैंने जो मुझे 3 महीना पहले जो ऑफ़र मिला था, मैं उस वक्त भी उसको मान सकता था। कहीं ना कहीं वाइफ की इच्छा नहीं थी। और वाइफ की इच्छा क्यों नहीं थी? वाइफ की इच्छा मुझे सिवान में भी लाने की नहीं थी। मैं महाराष्ट्र से पढ़ा, मेरे लिए पूरा दुनिया ओपन था जी, मैं कहीं भी काम कर सकता था। लेकिन मुझे लगता था कि मैं बिहार के लिए अच्छा कर सकता हूँ, बिहार में मैं खुद अच्छा कर सकता हूँ। दूसरा चीज़, मुझे ये हमेशा लगता था कि एज ए बिहारी होने के कारण से कौन जाएगा बिहार में, मैं भी नहीं जाऊँगा तो कोई गुजराती मराठी थोड़े जाएगा बिहार में जाके काम करेगा। और केवल यही भावना ही नहीं थी, मुझे ये भी था कि बिहार में मैं जो नाम इज्जत जो कमा सकता हूँ वो दुनिया किसी कोने में नहीं कमा सकता हूँ। तो एक और भी मेरा एक सोच था कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है कि अपने घर में आग लगा के, ये बात मेरा बहुत ही पहले से ये डीप थॉट है कि आप अपने घर में आग लगा के दूसरे के घर में बहुत दिन चैन से नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि मैं दिल्ली बॉम्बे में रहता, एक नौकर जैसा रहता, यहाँ पे आया, भले छोटा था। जब मैं गुजरात से यहाँ पे पहुँचा तो गुजरात में मेरी कमाई उस वक्त 70 से 80 हज़ार रुपया महीने की थी। 20 हज़ार की नौकरी पे मैं यहाँ पे आया था। लेकिन मेरा ये सोच था कि अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ ना तो एक तरह से मैं गुजरात में रहूँगा ना तो हमेशा एक नौकर जैसा, नौकरी जैसा करूँगा, एक वो सैलरी मिलेगा। यहाँ पे आऊँगा ना तो अगर यहाँ बिहार का विकास हुआ ना तो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट जैसा है कि उसका डिविडेंड मिलेगा, उसका शेयर मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि मुझे मिल रहा है। मेरे ये थॉट्स बिल्कुल सही थे। उस वक्त भी बीवी मेरी रेडी नहीं थी बिहार में आने के लिए, लेकिन उसको बाद में ये बात का एहसास हुआ कि नहीं, डॉक्टर साहब सही डिसीजन लिए। मैंने उसको समझाया, धीरे धीरे वो समझ भी गई और आज उसको गर्व होता है कि मैं बिहार में आया। हाँ, आज भी उसको थोड़ा सा, अभी भी वो बिल्कुल खुश नहीं है। आज भी मेरा एक एक पोस्ट कोई देख लेती है गलत सलत तो बिल्कुल गुस्सा होती है, वहीं से तुरंत फ़ोन करती है, चाहे वो गाइड करती है। देखिए, दुनिया में मेरा ऐसा मानना है कि आपकी बीवी से अच्छा शुभचिंतक कोई नहीं होता है। हो सकता है कि बहुत लोग शायद मेरे बातों से इत्तेफाक ना रखें। मैं मानता हूँ कि आपके माँ बाप से भी ज़्यादा पत्नी का, भले ही इस बात को लोग बोले चाहे ना बोले, और मैं इस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि दुनिया में एक पत्नी है जो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकती है जी, कभी बुरा नहीं चाह सकती है। भले ही वो आपसे झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी, लेकिन वो चाहती है, और वो यही चाहती है कि उसका पति, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए जी। औरतों को बहुत चीज़ नहीं चाहिए होता, उसको यही चाहिए कि इनको कोई टेंशन ना हो, आराम से रहें, ये करें। हमारी ज़रूरतें तो ऐसे ही बहुत कम है, लेकिन हमारी बीवी की ज़रूरतें मेरे से भी कम है और मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात का। समझे नहीं? समझाया धीरे धीरे, उसको भी लगा कि भाई करना चाहिए। मैंने बोला कि देख यार, ज़िंदगी में ऐसा थोड़े है कि कोई हम भी अमर हैं, मरना होगा तो मरेंगे, एक दिन गोली लग जाएगा, मर जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने इतना कर दिया है कि तुम लोग को बाल बच्चा कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी इच्छा है, कर लेने दो। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा में तुमको ही मैं कोसूं कि तो तुमको अच्छा लगेगा क्या कि तुमने ही मुझे नहीं जाने दिया। ये परिवर्तन का एक समय है, मुझे भी अपनी आहुति देने दो। हो सकता है कि कल, आज वो नहीं है रहेगी, कल के दिन वो हमारे इस डिसीजन पे उसको भी गर्व हो, उसको भी अच्छा लगे, ये भी चीज़ें अच्छा लगे। और बीवियां तो देखिए कुछ वो करिएगा, उसको समझाना भी बहुत आसान रहता है। भले लड़ती है, आप उसको समझा भी लेते हैं और धीरे धीरे वो साथ में भी हो जाती हैं। बिना वो तो देखिए, ज़िंदगी में पुरुष कितना भी ये है, हम लोग कमाना जानते हैं, हम लोग बचाना नहीं जानते हैं। औरतें सिखाती हैं। हम लोग में ऊर्जा है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, हम लोग में जोश रहता है लेकिन होश नहीं रहता है। होश औरत दिखाती है। और मैं जो भी इस चैनल से देख रहे हैं, मैं उन सबको मैंने एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि सब समझ में आता है जी कौन किस लिए कर रहा है। गलत लोग भी होते हैं, लेकिन बीवियों की बात माननी चाहिए यार, माननी चाहिए। चलिए सर, अंतिम सवाल है आपका। सर, आप सिवान की जनता, 105 विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बदलाव का ये समय है जी। 15 साल आपने नीतीश जी को दिया, जो विकास के नाम पे जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। आज एक समय था जो उसके 15 साल पहले, जब एक तरह से कहा जाए कि गुंडा राज जैसा था, जब लोगों को डर लगता था, हर चीज़ बंदूक के नोक पे होती थी और बंदूक के दम पे लोग चीज़ें अपने काम करते थे। ये 15 साल भी बेहतरीन नहीं रहा है जी। ये 15 साल जिसमें नीतीश जी रहे, इसमें अफसरशाही बहुत चरम पे रही है जी। ये सबसे बड़ी हमको लगता है कि कमी रही है नीतीश जी की।
जिसके खिलाफ हम लोग को उठना पड़ेगा। हर वक्त एक परिवर्तन का वक्त है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, और परिवर्तन के साथ हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ें गड़बड़ होंगी। एक जगह पानी रहता है ना तो वो भी गंदा हो जाता है। हम लोगों को भी परिवर्तन की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना होगा। अदरवाइज होता क्या है ना कि ये सरकारें हमें अपना गुलाम समझ लेती हैं और वो अपने आप को ये समझती हैं कि उनका बपौती है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, और ये एक राजनीति में प्रयोग है कि क्या सभ्य आदमी का, शिष्ट आदमी का कोई जगह है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे विचारों से सहमत है तो आप भी हमसे जुड़िए और हमारे जो आवाज़ है उसमें अपनी आवाज़ दीजिए, क्योंकि मेरी उतनी ताकत नहीं है जी, इतना बड़ा आंदोलन है, चाहे इतना बड़ा ये करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, और आप सबके सहयोग से ही ये क्रांति हो सकती है, ये बदलाव हो सकता है। हमारा बिहार ऐसे ही बहुत पीछे है। अगर इसी गियर में गाड़ी चलते रहेगी ना तो हम लोग और भी पीछे हो जाएंगे। अब ये समय है गियर चेंज करने का, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक मौका दीजिए। अगर 5 साल में मैं भी कुछ नहीं कर पाया ना तो मुझे भी भगाइएगा लोग। ये थे डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो साफ तौर पे किस लिए राजनीति में आए हैं, क्या सोच के राजनीति में आए हैं, और किस तरह ये राजनीति में जब अगर ये 105 विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनेंगे तो किस तरह सीवान के 105 विधानसभा क्षेत्र को संवारेंगे। इनकी एक अलग सोच है, और जिस तरह अपने 105 विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने बड़ा हॉस्पिटल खोला, एक छोटे से पहले एक क्लिनिक में, दूसरे जगह प्राइवेट में लेकर रहते थे, और इस एक भवन तैयार किया, बिल्डिंग तैयार किया, एक बड़ा रूप दिए। यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोग काम करने लगे, और यहीं के लोग काम कर रहे हैं, बिहार के ही लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी एक सोच एक अलग है कि अपने ज़िले, अपने क्षेत्र का विकास करना, साथ ही जो हमारे कंसर्निंग के लोग हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, उनका भी विकास हो सके। इनके मन में एक पॉजिटिव सोच हमेशा रहा है, और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह ये लोगों का विकास भी करेंगे। ये साफ तौर पे कहे हैं कि लोगों से अपील भी किए हैं कि एक बार मौका दी। हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि सर को एक बार मौका मिलना चाहिए, और एक बार मौका मिलेगा तभी ये पता चल पाएगा इस सर कितना विकास कर पाएंगे। हम आगे और भी कई मुद्दों को लेकर दूसरे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाएंगे। चलते हैं, हमें विदा दीजिए।